सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ससेप्टिबिलिटी के वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो आज हम इसके सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। ससेप्टिबिलिटी जो मैंने आपको पढ़ाई थी डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज की इस बुक द जीनियस ऑफ होम्योपैथी से, उसमें हमने अब तक बात किया है कि ससेप्टिबिलिटी इज़ द पावर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू स्टिमुलस, है ना। अब आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने लास्ट एग्जांपल आपको दिया था कि अगर कोई किसी पर्सन की रेटिना इन्फ्लेम्ड है तो एक सिंगल रे ऑफ लाइट भी उस रेटिना पे एक्सक्रूशिएटिंग पेन कॉज कर देगी। बट अगर किसी की रेटिना नॉर्मल है तो उसमें क्या होगा कि पूरी डे लाइट भी होगी तब भी उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका विजन एकदम क्लियर होगा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ससेप्टिबल पर्सन एंड अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के अंदर कोई भी ऐसा वो वॉइड नहीं होता, वो वॉइड प्रेजेंट नहीं होता कि वो इतने वॉयलेंट तरीके से किसी भी स्टिमुलस के लिए रिएक्ट करे, जबकि एक ससेप्टिबल पर्सन के अंदर वो वॉइड प्रेजेंट होता है। तो देखो, वॉइड प्रेजेंट होगा तो अगर इन्फेक्शन आएगा तो वो उसको भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वो उसके लिए भी ससेप्टिबल है, और अगर जो मेडिसिन आएगी तो वो उसके लिए भी बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा अगर मेडिसिन सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे सेलेक्टेड है और होम्योपैथिकली इंडिकेटेड है उस केस में, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। ससेप्टिबिलिटी एज अ स्टेट बढ़ी हो सकती है, कम हो सकती है या फिर डिस्ट्रॉयड हो सकती है। सो इंक्रीज्ड, डिमिनिश्ड और डिस्ट्रॉयड। अब इनमें से कोई भी हो वो मॉर्बिड स्टेट है। देखो, नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी होना ही सिर्फ नॉर्मल है, चाहे ससेप्टिबिलिटी बढ़ी हो वो भी मॉर्बिड है, ससेप्टिबिलिटी कम हो वो भी मॉर्बिड है, या ससेप्टिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो रखी हो वो भी मॉर्बिड है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो आप, डॉक्टर जे गार्थ विल्किंसन ने कहा है कि ससेप्टिबिलिटी अगर लोअर है, किसी की कम ससेप्टिबिलिटी है, तो उसको हम नेगेटिव या माइनस कंडीशन मानते हैं। उसका मतलब उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस लोअर्ड है, डिजीज को रिपेल करने की जो रेजिस्टेंस है वो लोअर्ड है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी लोअर्ड है। ये जे गार्थ विल्किंसन का एग्जाम्पल डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने अपनी बुक में दे रखा है। अब मैंने एक एग्जाम्पल आपको पहले ही बताया था कल भी कि वन मैन कैचेस स्कारलेट फीवर फ्रॉम अनदर मैन बट कैचेज इट बिकॉज ही इज विस माइनर टू द डिजीज। अब ये विस माइनर और विस मेजर का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हो जैसे वो होते नहीं है पजल के जो ब्लॉक्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे में ही फिक्स होते हैं जहां पे उनका एग्जैक्ट पॉइंट आएगा। तो ऐसे ही ना एक ससेप्टिबल इंडिविजुअल ही सिर्फ बीमारी को कैच कर सकता है। अगर पर्सन के अंदर ससेप्टिबिलिटी प्रेजेंट नहीं होगी, अगर देखो एक बॉक्स में वो पजल में फिक्स होने वाला वो है और दूसरा प्योर रेक्टेंगल है, तो उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी ही नहीं है, उसके अंदर वो वॉइड ही नहीं है जिसमें ये जो पजल ब्लॉक है ये फिक्स हो सके। तो दो पजल ब्लॉक तभी आपस में फिक्स होंगे जब एक दूसरे के लिए एफिनिटी प्रेजेंट होगी। अब ये जो एफिनिटी है यही बेसिकली ससेप्टिबिलिटी है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज को कैच करने की एफिनिटी आ जाती है तो उसको हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। सो दो लोग एक बीमार पर्सन से मिलने गए, उनमें से एक खुद ही बीमार हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया उसे, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो एनवायरनमेंट था उस पूरे एनवायरनमेंट में जर्म्स थे बहुत सारे और इस पर्सन के अंदर ससेप्टिबिलिटी प्रेजेंट थी। तो किसी भी बीमारी को होने के लिए एनवायरनमेंट, होस्ट, ससेप्टिबिलिटी, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब ये था बेसिक एग्जांपल जो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज ने दे रखा है। ससेप्टिबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो मेंटल हो या बॉडीली ससेप्टिबिलिटी हो, वो एक स्टेट के इक्विवेलेंट है। अब स्टेट क्या होता है? स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से बॉडी का हमारा जो एटीट्यूड है, चाहे वो इंटरनल कॉजेज की वजह से हो रहा है या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, वो हमारी बॉडी की स्टेट है। अब जो पर्सन है वो क्या हो सकता है? एक मॉर्बिड स्टेट में हो सकता है, डिजीज स्टेट में हो सकता है, या हेल्दी स्टेट में हो सकता है। पैथोलॉजी वो अकाउंट है, पैथोलॉजी बेसिकली क्या है कि जो पर्सन है वो मॉर्बिड स्टेट में या डिजीज स्टेट में है, ठीक है, दैट इज नोन एज पैथोलॉजी। सो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज आगे कहते हैं कि हेल्थ, जब एक पर्सन हेल्दी होता है तो वो लिव करता है, वो एक्ट करता है और रेजिस्ट करता है सारी बीमारियों को विदाउट इवन नोइंग अबाउट इट। जबकि जो डिजीज़ में होते हैं, पर्सन जिंदा तो होता है, वो अपनी लाइफ जी रहा होता है बट सफरिंग के साथ, एंड नो आवरसेल्फ इन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एग्जेजरेशन। और हम अपने बारे में उस समय पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली एग्जेजरेटेड वे में सोचते रहते हैं अपने बारे में, ठीक है। हमें नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी को हमेशा रहने देना चाहिए प्रेजेंट पेशेंट के अंदर। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज कहते हैं हमें कोई भी ऐसा एजेंट या प्रोसीजर नहीं यूज़ करना चाहिए थेराप्यूटिक मेजर के लिए जिसमें पावर हो टू डिमिनिश और ब्रेक डाउन
और डिस्ट्रॉय द नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी और रिएक्टिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल असेट्स वी पजेस। अगर आपने कोई दवाई दी जिससे कि पर्सन की रिएक्ट करने की टेंडेंसी ही चली गई, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो इस स्टेट को क्या कहेंगे? इस स्टेट को कहेंगे कि उसकी ससेप्टिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि वो कोमा या डेथ, ठीक है। डिस्ट्रॉय होने का मतलब है ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि अब वो किसी भी चीज़ पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा, उसकी ससेप्टिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ससेप्टिबिलिटी सारे ही बेसिक ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को गवर्न करती है ना। अगर ससेप्टिबिलिटी ही नहीं रहेगी तो सारे बेसिक प्रोसेस ही नहीं रहेंगे, और बेसिक प्रोसेस नहीं रहेंगे तो लाइफ नहीं रहेगी। तो कोई भी हमें ऐसा सब्सटेंस नहीं देना चाहिए कभी भी किसी पेशेंट को जिससे उसकी ससेप्टिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। टू रिएक्ट टू स्टिमुलाइज टू अलाइन आवरसेल्फ विद द फोर्सेज ऑफ डेथ एंड, हाँ, अगर हम कोई भी ऐसा एजेंट यूज़ करेंगे तो हम अपने आप को उन फोर्सेज के साथ अलाइन कर रहे हैं विच कैन कॉज डेथ एंड डिसइंटीग्रेशन। तो हमें जो कंजर्वेशन करनी है वो इस पावर की ही करनी है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पावर है कि वो किसी भी टॉक्सिन के लिए डिफेंसिवली एक्ट करता है, इन्फेक्शन या कॉन्टेजियन के लिए डिफेंसिवली एक्ट करता है, या फिर खाने पीने के लिए पॉजिटिवली एक्ट करता है, या हमारी होम्योपैथिक क्यूरेटिव रेमेडी के लिए पॉजिटिवली एक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें देखो एक्शन को दिखा रही हैं। और जो ससेप्टिबिलिटी है वो यही है कि रिएक्शन टू द स्टिमुलस, है ना। इट इज़ as normal and necessary for the organism to react pathogenetically to a poison in proportion to the size and power of the dose as it is to react physiologically to a good dinner। देखो जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा डिनर हम एक डिनर के लिए फिजियोलॉजिकली अच्छे से रिस्पॉन्स करें। हमने कुछ अच्छा खाया तो हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स, वो केमिकल सब रिलीज होता है ना। तो वो क्यों हो रहा है? वो स्टिमुलस जो हमने लिया खाने के फॉर्म में, वो एंजाइम्स को, हार्मोन्स को और बाकी जो जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में चीज़ें हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, उन सबको स्टिमुलेट करेगा जाके एनर्जी की फॉर्म में और प्रोटीन्स की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, या फिर अगर आपने विटामिन्स लिए हैं तो वो छोटे छोटे प्रोसेसेस जो क्रूशियल हमारी लाइफ के लिए उनको फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, है ना। तो जितना इम्पॉर्टेंट ये है उतना ही इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, जो ये रिएक्ट करने की टेंडेंसी है, इसको प्रोटेक्ट करके रहें। द प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ एडजस्टमेंट टू कंडीशन। द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज टू रिकॉग्नाइज एंड कंजर्व नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी। हमें हमेशा नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी को कंजर्व करना है। देखो एक ही बात को इतनी बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एलोपैथिक ओल्ड स्कूल में क्या होता है, हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट की जाती है जिससे पेशेंट थोड़ी देर के लिए बिल्कुल नम हो जाता है, उसकी ससेप्टिबिलिटी ही चली गई, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। आप चाहे पेनफुल स्टिमुलस भी दे रहे हो तब भी रिएक्ट नहीं कर रहा। सो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ये दिस इज़ नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स, ये हमारी ससेप्टिबिलिटी के लिए पॉइजन है। और पॉइजन अगर आपने एक बार कर दिया ससेप्टिबिलिटी को, इट विल नेवर बी द सेम अगेन। याद रखना, इट विल नेवर बी द सेम अगेन। So the point to be kept in mind is to recognize and conserve normal susceptibility in all our dealings with the sick and to do nothing to impair it। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि ये susceptibility खराब हो। Every remedy or expedient proposed for the treatment of the sick should be submitted to this test। और हमें जो भी, चाहे कोई भी प्रोसीजर करना है, चाहे कोई भी रेमेडी देनी है, उसमें हमें ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को थोड़ा भी हार्म नहीं होना चाहिए, उसके उस रिएक्टिव पोटेंशियल को थोड़ा भी हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। डज इट रिस्पॉन्ड टू द डिमांड ऑफ द एवरी रेमेडी और एक्सपीडियंट, डज इट रिस्पॉन्ड टू द डिमांड ऑफ द सफरिंग ऑर्गेनिज्म एज एक्सप्रेस्ड बाय सिमिलर सिम्टम, डज इट सप्लाई द ऑर्गेनिक नीड। जो भी हमें कोई भी टेस्ट करना है, कोई भी मेडिसिन देनी है, तो उसमें हमें ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं कि ये जो सफरिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डिमांड्स को पूरा कर रहा है कि नहीं, जो उसके अंदर ऑर्गेनिक नीड है उसको पूरा कर रहा है या नहीं, डज इट सेटिस्फाई द ससेप्टिबिलिटी। अब ये उस ससेप्टिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है विदाउट एनी इम्पेयरमेंट और इंजरी ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो हमें इन शॉर्ट क्या देखना है कि ये क्योर कर भी रहा है या नहीं। बहुत सारे अनक्वेश्चनेबली हम देखेंगे कि बहुत सारे जो रेमेडीज़ हैं और मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो खुद को अल्ट्रा साइंटिफिक कहते हैं, वो इस स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं करते। सो दिस इज़ द वे जहाँ पे हम अलग हो जाते हैं एलोपैथिक ओल्ड स्कूल से। वी डोंट बिलीव इन सच थिंग जो ससेप्टिबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दें। हम हमेशा होम्योपैथिक पोटेंटाइज्ड रेमेडीज़ देते हैं जो एट पार विथ ससेप्टिबिलिटी काम करती हैं, ऑर्गेनिज्म की
वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती हैं कि वो सेल्फ हीलिंग की तरफ जाए, बॉडी के अंदर इनर हीलिंग स्टार्ट हो। हम कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं देते जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो वाइटल फोर्स है, उसका जो वाइटल फोर्स का एक हार्मोनियस फ्लो है पूरी बॉडी में, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो। हम कोई भी ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं देते। Many substances are used medically in such form, in such doses, by such methods and upon such principle as to be distinctly depressive or destructive of normal reactivity। देखो ये बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा है कि बहुत सारे मेडिकल प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि डिप्रेस कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्टिविटी को, वो सफरिंग ऑर्गेनिजम्स पे फोर्स किए जाते हैं विदाउट रिगार्ड टू नेचर्स लॉ, बिना किसी नेचुरल लॉ के। आप कभी भी पूछोगे ना कि इस प्रोसीजर के पीछे का लॉ क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक लॉ, देखो हमारे सामने कितनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे सामने कितनी सारी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, छोटे से एग्जांपल से सोचना, ये चीज़ें हमारी लाइफ के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी लाइफ के लिए हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट ये सारी चीज़ें लॉ पे बेस्ड हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉ। अगर गाड़ी चलेगी तो वो ग्रेविटेशन को फॉलो करेगी, उसके व्हील्स इस तरीके से बनाए जाएंगे, उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाएगी कि वो एरोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो करे, है ना। जो बिल्डिंग्स होंगी तो उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए नेचर को फॉलो करते हुए बनाया जाएगा, और पहले बेस बनाया जाएगा फिर ऊपर खड़ी की जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर कोई भी मतलब हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने से अच्छा, हम इसीलिए टंकी को सबसे छत पे रखते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम ही ना करना पड़े। सो ये सारी चीज़ें देखो कितनी ज़्यादा लॉ से गवर्न हो रही हैं। बट हमारी जो हेल्थ है, कभी आप पूछना ये जो प्रोसीजर आप कर रहे हो कौन से नेचर के लॉ पे बेस्ड है किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, एंड दिस वुड बी द मोस्ट अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आस्क्ड टू देम। ये सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन होगा उनके लिए अगर आपने कभी किसी से पूछ लिया तो, क्योंकि दे डोंट हैव एनी लॉ, दे डोंट हैव एनी रूल्स, वो सिर्फ कंसिडरेशंस पे काम कर रहे हैं। कंसिडरेशन कि इस वाले साइंटिस्ट ने ये कहा है, इस वाले साइंटिस्ट ने ये देखा, बट व्हाट इज इन कन्फॉर्मिटी विद नेचर, जो नेचर कंफर्म कर रहा है जो चीज़ें, वो उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं करी, कभी भी यूज़ नहीं करी, ठीक है। So they are forced upon empirically without regard to nature's law. So far as their effect upon disease is concerned, they are in no wise curative. डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज सीधे कहते हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से क्योरेटिव नहीं है, बट सिर्फ पेलिएटिव या सप्रेसिव है। और जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा, अगर वो डेथ नहीं है तो वो पेशेंट को ऐसी स्टेट में छोड़ देगा विच इज़ वर्स देन बिफोर, ऐसी स्टेट में ले जाएगा कोई भी ट्रीटमेंट हो, ठीक है, विच इज़ वर्स देन बिफोर। Existing disease symptoms are transformed into symptoms of an artificial drug disease। उसकी जो existing disease थी उसकी जगह आपने एक artificial drug disease उसके अंदर इंड्यूस कर दी अगर आपने ऐसे कोई harmful methods of treatment यूज़ किए। The organism is overwhelmed by a more powerful enemy which invades its territory। जो ऑर्गेनिज्म है वो और ज़्यादा ओवरवेलम हो गया और परेशान हो गया एक ऐसे पावरफुल ऑर्गेनिज्म से जो आपने उसको इतना हार्मफुल ट्रीटमेंट दिया, उससे जो उसकी टेरिटरी मतलब उसकी बॉडी में आ चुका है। टेक्स वायलेंट पोजेशन एंड सेट्स अप इट्स ओन किंगडम। इसका मतलब है कि वो अब वो जो आपने प्रोसीजर करा, अब वो उसकी बॉडी में इस तरीके से वाइटल फोर्स के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा कि वो एक नई आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज में आ गया, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्योर, ठीक है। Such victories over disease are a hollow mockery from the standpoint of true therapeutics। तो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज इन सभी ट्रीटमेंट को मजाक कहते हैं, मोकरी कहते हैं, और दीज आर फार फ्रॉम ट्रू थेरापेटिक्स। ट्रू थेरापेटिक्स जो हैं वो हमेशा एक लॉ पे बेस्ड होंगी, एंड विच इज़ द अल्टीमेट लॉ ऑफ नेचर, द लॉ ऑफ सिमिलिया, ठीक है। वी डू नॉट हैव टू सीक फार फॉर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। अब वो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रोफेसर जेम्स इविंग, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, उन्होंने अपने लेक्चर में, इम्यूनिटी के एक लेक्चर में कहा था, प्रॉब्लम ऑफ एंडोटॉक्सिन, द स्टोन वॉल ऑफ सीरम थेरेपी। ही सेड द एफर्ट टू प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। अब एंडोटॉक्सिन आपको पता होगा ना कि एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं। जो बैक्टीरिया जब बॉडी में घुस जाता है तो वो उसकी जो सेल वॉल होती है वो एंडोटॉक्सिन होती है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। So the effort to produce passive immunity against the various infection by means of sera may fail in spite of the destruction of all the bacteria present in the body by reason of the endotoxin। देखो क्या ये क्या कहता है, आपको मैं हिंदी में बताता हूँ, मैंने पढ़ रखा है इसे, कि आपने एंटीबायोटिक्स ली, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो एंडोटॉक्सिन है जिनसे वो सेल वॉल बनी हुई है, दोज आर द रियल एंडोटॉक्सिन। वो क्या करेंगे, वो सीरम के अंदर ही रहेगा, वो
आपके में बैक्टीरिया पूरा सारे बैक्टीरिया मर गए, बट उसकी जो सेल वॉल के वो फ्रेगमेंट्स हैं जो एंडोटॉक्सिन वो बॉडी के अंदर ही रह गए, आपने एंटीबायोटिक्स ली, ठीक है। So the action of endotoxins of all kinds is similar. There is a reduction of temperature but an active degeneration of organs. देखो इन्फेक्शन का रिडक्शन हो गया बट वहां पे जो ऑर्गन्स है उनका डीजनरेशन शुरू हो गया, a status infectiosus. Thus sterile death is produced where cultures from the organs and tissues shows that the bacteria in question have all been destroyed but the animal dies. तो वो कह रहे हैं बैक्टीरिया सारे मर गए। आप जब ये ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपने एंटीबायोटिक्स दिए उसके अंदर बैक्टीरिया मर गए और अभी एंडोटॉक्सिन जो बच गए, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के फ्रेगमेंट्स हैं वो बच गए, तो जब आप ऐसे पर्सन का पोस्टमार्टम करोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर बिल्कुल स्टेराइल है, कोई भी बैक्टीरिया का ट्रेस भी प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल द ऑर्गेनिज्म डाइड। क्यों? वो एंडोटॉक्सिन्स की वजह से। दिस प्रॉब्लम ऑफ द एंडोटॉक्सिन इज एट प्रेजेंट द स्टोन वॉल ऑफ सीरम थेरेपी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना एंडोटॉक्सिन की, इट इज द स्टोन वॉल ऑफ सीरम थेरेपी। So Professor Ewing cited the case of a patient who received injections of millions of killed gonococci for gonococcic septicemia. The temperature came down to normal. अब देखो उन्होंने बात की है एक केस की कि एक पेशेंट था जिसको गोनोकोकिक सेप्टिसीमिया था, उसको गोनोकोकाई के इंजेक्शन दिए गए, किल्ड गोनोकोकाई के, जो टेम्परेचर है वो नीचे आ गया बट द पेशेंट डाइड। ही कंटिन्यूज an animal whose serum is normally bacteriolytic may on immunization lose this power. The bacteria living in the serum but not producing symptoms. देखो जो हमारी बॉडी होती है इसके अंदर जो प्लाज्मा है दैट इज ऑलवेज बैक्टीरियोलिटिक, वो कभी भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देता। बट अगर आप इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करवा लोगे तो ये जो प्लाज्मा है ये अपनी इस पावर को खो देगा एंड द बैक्टीरिया फिर आपके सीरम में तो लगेगा बट इट विल नॉट प्रोड्यूस सिम्टम। सो इसीलिए जो रैबिट होता है उसका सीरम बैक्टीरियोलिटिक होता है टाइफाइड बैसिलस के लिए, बट रैबिट इज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। क्यों? बैक्टीरिया जो है वो घुस सकता है बॉडी में। इफ हाउएवर द रैबिट इज हाईली इम्यूनाइज्ड द सीरम इज नो लॉन्गर बैक्टीरिसाइडल, द टाइफाइड बैसिलाई लिविंग इन द सीरम बट द एनिमल नॉट बीइंग ससेप्टेबल ऑफ इन्फेक्शन, द एनिमल डाइज। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि हमने उस पेशेंट को, मतलब जो रैबिट था वो उसका जो सीरम होता है बैक्टीरियोलिटिक होता है टाइफॉइड बैक्टीरिया के लिए, वो टाइफॉइड के बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है, बट स्टिल रैबिट को टाइफॉइड इन्फेक्शन हो जाता है। हमने क्या किया, रैबिट को इम्यूनाइज कर दिया। अब इम्यूनाइज कर दिया तो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में घुस गया बट वो कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। अब वो सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, सो हमने उसकी स्टिमुलस को रिएक्ट करने की टेंडेंसी को ख़त्म कर दिया। इसी मेथड को ना यूज़ करने को कहा था। इम्यूनाइजेशन इज़ द मेथड जब आप एक पेशेंट की स्टिमुलस से रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको ख़त्म कर रहे हो, ससेप्टेबिलिटी को ख़त्म कर रहे हो। अगर आपने उसे ख़त्म कर दिया, बैक्टीरिया आराम से ग्रो करा उसकी बॉडी में और वो पेशेंट मर गया और आपको कोई सिम्टम भी नहीं दिखा पाया। सो दिस इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ससेप्टेबिलिटी। दिस इज़ द ये सबसे खतरनाक तरीका है किसी का भी ट्रीटमेंट करेगा, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। It seems therefore that the effort must be made in the future to enable the tissue and the bacteria to live together in peace rather than to produce a state where the serum is destructive to the bacteria. So in future हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बैक्टीरिया रहे, सीरम में बैक्टीरिया रहे बट हार्म ना करे, कोई भी हार्म ना करे, और सीरम भी बैक्टीरियोसाइडल ना हो, ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करें बट हार्म ना करे ह्यूमन बॉडी को। हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे, ठीक है। These are strong and significant words from the highest authority on pathology in America. So Dr. Ewing, अगर आप सर्च करोगे Professor Ewing, EWING, so he was the highest authority of pathology in United States of America. So in cases में Professor Ewing ने कहा है कि we see the destruction partial और complete of susceptibility, जो normal power है organism की to react to the stimulus, ठीक है, वो उसका डिस्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, पेशेंट की डेथ हो गई। In the case of total destruction, the susceptibility of the susceptibility death followed. मैंने बोला था अगर किसी की susceptibility खत्म हो जाएगी तो उस पर्सन की डेथ सर्टेन है। The condition of the patient in whom destruction was only partial. अब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर जो susceptibility है partially destroyed हुई है, may be better imagined than described. A rabbit or a man whose fluids and tissues are
in such a depraved or vitiated state that typhoid or other virulent organisms live and thrive in them without producing symptoms, and who will no longer react to a powerful serum, is not in a state of health, to say the least. It is a condition which reminds us of scathing words of Jesus: woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like with it, which indeed appear beautiful outwardly, but within are full of dead men's bones and all uncleanliness. सो ये एक जीसस का कोट है. उन्होंने कहा है कि ऐसी चीज़ें जो बाहर से बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं बट विद इन आर फुल ऑफ डेड मैंस बोन्स एंड अनक्लीनलीनेस. तो ऐसे ही एक पेशेंट जिसको आपने इम्यूनाइज किया है वो होता है. उसके अंदर बाहर से आपको हेल्दी लगेगा बट ही इज़ नॉट एक्चुअली हेल्दी. Articles, the use of antiseptics in the treatment of disease or surgically is another means of impairing or destroying normal susceptibility. अब देखो, अब वो एंटीसेप्टिक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ और सर्जिकली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ की बात करने वाले हैं. अब मुझे लगता है कि ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है. सो ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का ये चैप्टर. सो तब तक के लिए बाय बाय.